अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ऑफिशियली ये बयान जारी किया है कि आज के दिन यानी 14 जून 2026 के दिन बरोज़ इतवार अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह हो जाएगी। ये बयान, ये सुलह इस बात का ऐलान है कि अमेरिका हार गया और ईरान जीत गया। यानी जिन अज़ाइम के साथ अमेरिका ने 28 फरवरी की सुबह को इसराइल के साथ मिलकर सैकड़ों जहाज़ों से, सैकड़ों मिसाइल से हज़रत अली ख़ामनेई के घर यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनके घर हमला किया और उनको शहीद किया, उनकी फैमिली को शहीद किया, और जो मौजूदा सुप्रीम लीडर ईरान हैं सैयद मुज्तबा अली ख़ामनेई, वो भी उस हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उनके अलावा अली लारिजानी हूँ या कई मिलिट्री अफसरान हूँ या मिनाब स्कूल की बच्चियाँ हूँ या उनमें पब्लिक में से बहुत सारे शहीद हूँ जो ईरान ने कुर्बान किए हैं इस जंग के अंदर। लेकिन ईरान ने अपना हौसला नहीं तोड़ा, ईरान ने अपना अज़म नहीं तोड़ा, ईरान साबित कदम रहा और उसने अपनी फतह कायम की। अब जो आज वायदा होने वाला है उसके अंदर इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि ईरान हार गया जीत गया, उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान कितना जीता। क्या ईरान थोड़ा जीता, ज्यादा जीता, या उसने क्या क्या हासिल किया। जो मेन चीजें हैं मैं वो आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला करें कि ये जो सुलह होने जा रही है ये ईरान के नाम रही या अमेरिका के नाम रही। जो पहली चीज है वो ये है कि सबसे पहले तो 60 दिन का सीज फायर होगा, यानी 60 दिन के अंदर ना ईरान अमेरिका के ऊपर कोई हमला करेगा, ना अमेरिका ईरान के ऊपर कोई हमला करेगा। इसमें जो हम मुद्दे रह जाएंगे यानी कुछ तो इससे पहले जो है वो सेटल कर लिए जाएंगे, और जो रह जाएंगी मेन चीजें यानी अबनाए हुर्मुज़ है, न्यूक्लियर इशू है, उनको इन 60 दिनों के अंदर तय किया जाएगा। तो ईरान के जो असासे हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हुए हैं, यूएई में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, वो सब रिलीज किए जाएंगे। यानी एक तो वो रिलीज किए जाएंगे और सूद समेत रिलीज किए जाएंगे। यानी उनकी जो औसत या एवरेज हम कह लें जो उनकी मिकदार बनती है वो तकरीबन 24 अरब डॉलर है जो ईरान की अदायगियां होनी हैं, जो ईरान के असासे मुंजमद हैं दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर। अच्छा, एक तो उनको रिलीज किया जाएगा इन 60 दिनों के अंदर, और उसके बदले में ईरान जो है वो अबनाए हुर्मुज़ को 30 दिन के अंदर तदरीजन थोड़ा करके खोलेगा, और उसमें तमाम जो आमदोरफ्त है, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हैं, चाहे वो तिजारती जहाज हैं, उनकी आमदोरफ्त 30 दिन के अंदर मुकम्मल बहाल हो जाएगी, जिसको ईरान ने कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वो रहेगी ईरान के मातहत। यानी उसमें से जो भी जहाज गुजरेगा वो उनमें से एक नॉमिनल सी फीस होगी, एक छोटी मोटी फीस होगी हर जहाज को, वो ईरान को अदा करनी पड़ेगी। यानी उसको टोल टैक्स कह लें, उसको फीस कह लें, उसको सिक्योरिटी फीस कह लें, उसको आप जो भी नाम दें वो आप उसको कह सकते हैं। जो दूसरा इसमें नुक्ता है वो ये है कि ईरान के तेल बेचने के ऊपर जो भी पाबंदियां थीं वो सारी हटा दी जाएंगी। यानी ईरान अपना तेल गैस प्रोसेस करके बेच सकेगा, क्रूड ऑयल बेच सकेगा, मार्केट के अंदर अपना क्रूड ऑयल सऊदी अरब की तरह ला सकेगा, और इससे जाहिर है ईरान को बहुत सारा फायदा होगा। उसके अलावा जो ईरान के ऊपर दरामदात और बरामदात की, यानी ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां थी पिछले 40 साल से कि ईरान अपने मुल्क के अंदर दवाइयां भी नहीं खरीद सकता था, वो सारी पाबंदियां जो हैं वो हटा दी जाएंगी। फिर उसके ऊपर जो फौजें एडवांस कर चुकी थीं, अबनाए हुर्मुज़ में मुहासरा किया हुआ है, बहर अरब में मुहासरा किया हुआ है, मुहासरे के ऊपर मुहासरा किया हुआ है, इधर आज़रबैजान के अंदर कुछ फौजी अड्डे बनाए गए हैं। यानी नई चीज़ें जो की गई हैं इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की हैं, वो सारी फौजें वापस हो जाएंगी। ईरान ने इस डील के अंदर एक शिक ये भी डाल दी है कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंद की जाएगी, चाहे जंग ईरान की और अमेरिका के मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर हो रही थी, या वो हमले, वो जंग तो नहीं कहना चाहिए, वो हमले जो इसराइल कर रहा था लबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर, तो वहां पर इसराइल भी जंग बंद कर देगा। यानी इसराइल की गारंटी अमेरिका से ली जाएगी। अच्छा, जो सबसे अहम इशू था जिसके ऊपर जंग शुरू हुई थी वो था ईरान का न्यूक्लियर इशू।
इन 60 दिनों के अंदर ये तय किया जाएगा कि आया ईरान को न्यूक्लियर रखने की इजाज़त है, नहीं है, अगर रखनी है तो कितने परसेंट रखनी है, 1%, 2%, 4% तक अफसुदा यूरेनियम रखनी है, अगर नहीं रखनी है तो ईरान वो यूरेनियम किसको हवाले करेगा और कब करेगा। तो ये वो शराइत हैं जिनके ऊपर डील होने जा रही है। लेकिन अब्बास इराक़ची साहब ने जो बयान दिया है कि अभी हम डील के जो मंदरजात हैं, जो मुआहदे के जो मंदरजात हैं, वो हम पब्लिक नहीं करेंगे, वो हम मीडिया को नहीं देंगे जब तक कि उनके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता, जब तक उसके ऊपर साइन जो हैं, जो दस्तखत हैं, वो हो नहीं जाते। अच्छा, अब दिलचस्प बात है कि अभी तक डील हुई नहीं है, लेकिन हो भी जाए तो कुछ सवालात छोड़ रही है ये डील। एक सवाल तो यही है कि क्या इसराइल जैसे स्पॉइलर के होते हुए खित्ते के अंदर कोई भी डील, कोई भी मुआहदा तोड़ चढ़ सकता है? क्या पूरा हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। अमेरिका के ईरान के साथ किए गए मुआहदे की पासदारी इसराइल करेगा तो तारीख हमें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी एक पोटेंशियल एहतमाल मौजूद है कि मुआहदे के बाद भी इसराइल उसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा, उसका कोई जवाब ढूंढेगा और ये जंग फिर से भड़क सकती है, क्योंकि उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन सवाल एक ये भी है, इसमें अहम बात ये भी है कि क्या अमेरिका हर दफा इसराइल के बचाव के लिए मैदान में कूदेगा? यानी जो मार उसको इस वक्त पड़ी है उसकी साख को सबसे ज्यादा, तो क्या हर दफा अमेरिका यानी ट्रंप हर दफा इसराइल की हिफाजत के लिए अपनी जो जान है वो हाजिर करेगा? यानी इसराइल की किस्मत के कोड़े क्या अमेरिका अपनी कमर पर झेलेगा या नहीं? ये एक सवाल अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है। एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका खुद अपने मुआहदे की पासदारी करेगा? क्योंकि इसमें जो 60 दिन का टाइम पीरियड है, अगर उस 60 दिन के टाइम पीरियड के अंदर सुलह नहीं होती है तो फिर क्या होगा? यानी क्या फिर से जंग शुरू हो जाएगी? क्या अमेरिका फिर से हमला करेगा? तो इसमें मैं ये समझता हूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सुलह हो रही है ये ईरान की ख्वाहिश पे नहीं हो रही है, ये सुलह अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है, ये सुलह ट्रंप की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। ना ही ये सुलह ईरान की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है, ना ही इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। तो ईरान ने हाथ पांव बांध दिए हैं हर तरह से अमेरिका के और बेबस कर दिया है, लाचार कर दिया है अमेरिका को, सिवाय इसके कि वो डील करके यहां से कोई फेस सेविंग ले ले। एक सवाल ये भी है कि ईरान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये जो 102 दिन की जंग थी ये ईरान के ऊपर इतनी भारी नहीं थी जितनी भारी उसके ऊपर 40 साल की पाबंदियां थी। यानी ईरान ने जो पाबंदियों के अंदर जो अपना भुगता है, कई दफा वहां पे प्रोटेस्ट हुए, कई दफा वहां पर जो है वो जलाओ घिराव हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, कभी हजारों लोग मारे गए, ईरान की करेंसी की बैंड बज गई है। उसके बावजूद ईरान खड़ा तो रहा, लेकिन ईरान अंदर से काफी कमजोर था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो महंगाई आसमान पे थी, भूख नंग था और बहुत से और मसाइल थे, तरक्की कर नहीं पा रहा था। क्योंकि जो आपके सामने दुश्मन होता है उससे तो आप लड़ सकते हैं, उसके लिए तो आप कोई प्लान बना सकते हैं, लेकिन एक गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भूख के खिलाफ आप एक लंबे अरसे से जब लड़ाई करते होते हैं तो आप कब तक लड़ाई करेंगे? तो वो ज्यादा मुश्किल था बजाय इस 102 दिन की जंग के। मैं तो समझता हूं इस 102 दिन की जंग ने ईरान को मुश्किलात से निकलने के लिए, यानी ईरान की जो कुर्बानियां थी, जो रोजे उसने रखे हुए थे 40 साल के, उसकी ईद के तौर पर उसका पीक टाइम था ये जंग। उसके बाद जब जो डील होगी उसके नतीजे में जो कुछ भी ईरान को मिल रहा है, ये यूं समझें उसके लिए जश्न है, ईद का दिन है, फतह का दिन है। इसके साथ एक सवाल यह भी है कि अरब ममालिक क्या वैसे ही भरोसा कर पाएंगे अमेरिका के ऊपर जैसे वो पहले किया करते थे? यानी ईरान ने मंदिर का घंटा समझ के बजाया है अरब ममालिक को, खसूसन यूएई को, कुवैत को, बहरीन को, सऊदी अरब के ऊपर काफी हमले किए हैं, कतर के ऊपर हमले किए हैं और इनकी तो बैंड बजा दी है। हालांकि अमेरिका की जो बेहतरीन फोर्सेस थी वो खित्ते में मौजूद थी, इतने सारे अड्डे मौजूद थे, इतने सारे 6th जनरेशन, 5th जनरेशन और 5th फ्लीट, ये वो नेवी सील, 1000 किस्म की फौजें मौजूद थी। अमेरिका की सारी ताकत के साथ
بھی امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر پایا ہے، اور یہ لامحالہ جو عرب خطہ ہے ان کے اندر یہ ایک احساس ہوگا، بڑی شدت سے احساس ہوگا جیسے ہی امن ہوگا کہ بھائی کیا ہم امریکہ کے اوپر ریلائے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بھی کوئی نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ کر پائے تو۔ ایک سب سے اہم سوال کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یعنی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ امریکہ کے جتنے بھی الائز ہیں وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں، اور جنگ کے دوران تو اس میں کافی شدت آئی، خاص طور پر جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ موجود ہے، اس کے باوجود پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ خود کو ایک فریق کے طور پر نہیں بلکہ ایک ثالث کے طور پر منوایا ہے، اور آن ٹائم انٹری کی ہے صلح کے کاموں میں، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ جو ہیں وہ الیجڈلی، میں پھر سے کہتا ہوں الیجڈلی، پاکستان کے اوپر یہ زور دے رہے تھے کہ آپ بھی اس جنگ میں شامل ہوں اور ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے یہاں تک تو جو کچھ کیا وہ زبردست کیا، لیکن آگے کیا پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمیں استعمال کر کے پھینک دے گا پاکستان کو، وہ اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا، نہ اس نے پہلے کی ہے، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، چاہے وہ رشیا کے خلاف یعنی سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ ہو یا طالبان کے خلاف امریکہ کی حمایت ہو، ہمیں امریکہ نے ہر دفعہ ڈچ کیا ہے، ہمیں اس نے ہر دفعہ پاکستان کو دھوکہ ہی دیا ہے، اور اس دفعہ بھی وہ ہمیں استعمال کر کے پھینک دے گا۔ لیکن اس کے باوجود ایسا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس جنگ سے کچھ نہیں ملا۔ ایک تو ہم اس جنگ میں کوئی جو تھا ڈائریکٹ فریق بننے سے باز رہے اور اپنی ایک نیوٹرل حیثیت کو ہم نے قائم کیا، تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے یہ ایک اچھا کام کیا۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہم ایک علاقائی اسٹریٹجیکل اتحاد قائم کر سکتے ہیں، اگر ہم میں اتنی کمپیٹنس ہوئی تو، اگر ہم میں اتنی سمجھ ہوئی تو ہم ایک اتحاد قائم کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے، اکنومیکلی بھی اور ڈیفنس کے لحاظ سے بھی۔ اور وہ جو اتحاد ہم قائم کر سکتے ہیں، کریں گے تو نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سمجھ ہے پاکستان کے عہدیداروں کے اندر، بٹ اگر ہے بھی تو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیں انڈیا کے خلاف بھی کافی فائدہ دے گا، اور اس سے ہماری اکانومی بھی اوپر جا سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آگے جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔